देखिए आज हम क्या पढ़ रहे हैं? आज हम क्या पढ़ेंगे? एम फेज, ठीक है? एम फेज पढ़ेंगे। हालाँकि हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं सेल डिवीज़न। तो सेल डिवीज़न में मैंने बताया था कि जो सेल डिवीज़न होती है वो क्या होते हैं, ठीक है? काफ़ी सारे इंट्रो दिए थे। सेल डिवीज़न एक ऐसी प्रोसेस है जो अपने अपनी संख्या को बढ़ाती है, ठीक है? 1 सेल से 2 सेल 2 मतलब सेल डिवीज़न अपनी जनसंख्या को बढ़ाती है, वही क्या कहलाती है? सेल डिवीज़न कहलाती है। तो ये हमारे बॉडी में जो सेल डिवीज़न होता है वो तो जनसंख्या बढ़ रही है, हमारे सेल्स की जनसंख्या बढ़ रही है। लेकिन कैसे बढ़ती है? तो वो 2 फेजेज़ से वो क्या होती है, एक जो हमारी सेल साइकिल होती है उसको फॉलो करती है और जो सेल साइकिल होती है वो हमारे 2 फेजेज़ से चलती है, ठीक है? जो हमारी सेल साइकिल होती है, सेल डिवीज़न की जो सेल साइकिल होती है वो कितनी फेज़ से चलती है? वो 2 फेज़ से चलती है। कौन-कौन से होता है? एक हम बोले थे इंटरफ़ेज़ होते हैं, एक हमारे कौन होते हैं? एम फेज़ होते हैं। इंटरफ़ेज़ में हमने आपको बताया था इंटरफ़ेज़ में क्या होता है? इंटरफ़ेज़ में एक्चुअली सेल का डिवीज़न नहीं होता, ठीक है? इंटरफ़ेज़ में एक्चुअली सेल का डिवीज़न नहीं होता, लेकिन सेल को डिवीज़न करने के लिए जिस-जिस इंग्रीडिएंट्स का, जिस-जिस कंपाउंड का, जिस-जिस एलिमेंट का ज़रूरत पड़ता है, इंटरफ़ेज़ क्या करता है? उसको क्या करता है? प्रिपेयर करता है मतलब बनाता है। मतलब इंटरफ़ेज़ एक जो हमारा इंटरफ़ेज़ होता है एज़ ए प्रिपेरेटरी फ़ेज़ होता है, ठीक है? उसमें क्या करते हैं? उसमें सेल डिवीज़न करने के लिए जितने भी सामान की आवश्यकता होती है, उसमें वो क्या होती है? बनती है। और जो हमारा मेटाफ़ेज़ होता है जो हमारा एम फेज़ होता है, जो हमारा एम फेज़ होता है, इसको हम लोग माइटोसिस फेज़ के भी नाम से जानते हैं। एक्चुअली में जो सेल का डिवीज़न होता है, वो हमारे एम फेज़ में होता है, ठीक है? तो हम इंटरफ़ेज़ आगे वाले लेक्चर में पढ़ा दिए हैं, आप वहाँ से उसको देख लीजिएगा, तब जाके आप दूसरे वाले लेक्चर को देखिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है? तो आज हम समझते हैं मेटाफ़ेज़, जो हमारा सेल डिवीज़न होता है, वो हमारे किसमें होता है? मेटाफ़ेज़ में। मेरे मेटाफ़ेज़ भी हमारे 2 टाइप के होते हैं। एम फेज़ को समझने से पहले आपको ना कुछ वर्ड समझने पड़ेंगे। जैसे इंटरफ़ेज़ जब मैं आपको पढ़ा रही थी, तो वहाँ पे ना आपको बहुत सारे ऐसे वर्ड थे, जिसको आपको नहीं समझ में आ रहा था। तो ऐसे जब आप एम फेज़ पढ़ेंगे ना, एम फेज़ को भी समझने से पहले आपको वर्ड्स पढ़ना होगा। ये क्या है? ये सब बेसिक चीज़ें हैं। अगर आपको ये नहीं पता रहेगा, तो आगे नहीं हो पाएगा, मतलब आगे आप समझ ही नहीं पाएँगे। देखिए, तो हमारा आगे क्या है? हिप्लॉइड और डिप्लॉइड। आप सुने होंगे हिप्लॉइड और डिप्लॉइड। हिप्लॉइड क्या होती है और देखिए हिप्लॉइड और डिप्लॉइड क्या कह रही है? जो हमारी हिप्लॉइड सेल होती है, हिप्लॉइड सेल, ठीक है? और यहाँ पे क्या होगा मेरा? डिप्लॉइड सेल, ठीक है? जो हमारी हिप्लॉइड सेल होती है वो क्या होती है? सिंगल कॉपी ऑफ ईच क्रोमोसोम। ये जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं उसकी सिर्फ सिंगल कॉपी होती है, ठीक है? हर क्रोमोसोम की सिर्फ सिंगल कॉपी होती है, ठीक है? इसको हम लोग क्या करते हैं? डिनोटेड करते हैं एन से, और ठीक है इसके अमाउंट ऑफ डीएनए को डिनोटेड करते हैं हमारे सी से। अब भाई क्रोमोसोम में क्या पाए जाते हैं? क्रोमोसोम में हमारे डीएनए पाए जाएंगे ना। अमाउंट ऑफ डीएनए को किससे हम लोग डिनोट करते हैं? सी से करते हैं, ठीक है? बात समझ में आई? देखिए जो हमारी हिप्लॉइड सेल होती है वो हमारी सिंगल सेल होती है। ये सिंगल कॉपीज होती है। आप ईच क्रोमोसोम को मतलब सभी क्रोमोसोम की एक सिंगल कॉपी होती है, ठीक है? इसको डिनोटेड करते हैं एन से, और इसका अमाउंट क्या है? इसमें जो डीएनए प्रेजेंस है उसका अमाउंट हम लोग सी से डिनोट करते हैं। और जो डिप्लॉइड सेल होती है वो डबल कॉपीज होती है। डबल कॉपी सारे क्रोमोसोम की, मतलब एक क्रोमोसोम की डबल कॉपी होगी, ठीक है? जैसे ये हमारा वन सिंगल सेल है ना, ये हमारा क्रोमोसोम है, लेकिन इसका जब जब क्या होगा? डीएनए रेप्लिकेशन होगा तो ये हमारे 2 क्रोमोसोम में बन जाएंगे। बोले थे ना जब डीएनए रेप्लिकेशन में क्या हो रहा था? जब डीएनए ऐसे-ऐसे हमारा क्या हो रहा था? डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा था, तो डीएनए हमारा 2 डीएनए में कन्वर्ट हो रहा था, ठीक है? 2 डीएनए में कन्वर्ट हो रहा था। ये हमारा क्या है? इसमें हमारा डीएनए की कॉपीज बन रही है। और ये हमारा किस वाले फेज में होता है? हम बोले थे जब हम पढ़ लिए थे, जब हम इंटरफेज पढ़े थे तो बताए थे ना इंटरफेज हमारे 3 टाइप के होते हैं, जी1 फेज होते हैं, जे2 फेज होते हैं और हमारे एस फेज होते हैं। तो जी1 फेज जो होते हैं उसमें हमारी सेल क्या करती है? प्रॉपर पूरी तरह से ग्रोथ करती है। और एस फेज में हमारा क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन होता है, ठीक है? इंटरफेज। और आपको ए वाला फेज समझ में आया था कि नहीं आया था? अगर नहीं आया तो आगे वाले लेक्चर में पढ़ा है, वहां से आप उठा सकते हैं, ठीक है? वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है? तो जो हमारा हिप्लॉइड होती है, हिप्लॉइड हमारी सिंगल सेल होती है और डिप्लॉइड जो सेल होती है वो हमारी डबल सेल होती है। इतनी बात समझ में आई? एक क्वेश्चन और देखिए, जो हमारी हिप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल होती है, देखिए हमारी जो पूरी बॉडी कंसिस्ट होती है, हमारी बॉडी ही किससे मिलकर बनी होती है? सेल से मिलकर बनी होती है, ठीक है? तो हमारे भाई देखिए स्पर्म और
हमारे एक को छोड़ के, स्पर्म और एक को छोड़ के बाकी जितनी भी सेल्स है हमारी कौन सी है, हमारी हिप्लॉइड है और हमारे सॉरी डिप्लॉइड है। स्पर्म और एक को छोड़कर, ठीक है, बाकी हमारी सारी सेल्स, बॉडी की सारी सेल्स हमारी क्या है, डिप्लॉइड है। स्पर्म और एक हमारी कौन सी है, हिप्लॉइड है। ठीक है, जैसे कि हमारे नर्वस सेल हो गया, ठीक है, लंग्स हो गए, किडनी हो गए, नर्वस सेल्स हो गए, बोन सेल्स हो गए, मसल सेल्स हो गए, ये सब क्या, ये सब हमारी डिप्लॉइड सेल है। इसमें जो क्रोमोसोम की संख्या है देखेंगे कि डबल क्रोमोसोम की संख्या रहेगी, ठीक है। और हमारे जो हिप्लॉइड होते हैं इसमें सिंगल क्रोमोसोम की संख्या रहेगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, ये जो हमारे सिंगल सेल होते हैं सिर्फ वो कहाँ पे पाए जाती है, हमारे स्पर्म और एग में, और हमारी डिप्लॉइड सेल से हमारी पूरी बॉडी ही बनी है। ठीक है, बात समझ में आई? आगे बढ़ते, एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमारा 3 क्रोमोसोम है, कितना है, 3 क्रोमोसोम है। ठीक है, हमारे सिंगल सेल में कितने क्रोमोसोम है, 3 क्रोमोसोम है। ठीक है, इसकी n इक्वल टू क्या हो गया, n इक्वल टू 3 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे आपको कितने क्रोमोसोम मिलेंगे, यहाँ पे आपको कितने क्रोमोसोम मिलेंगे, 6 क्रोमोसोम मिलेंगे। क्यों, क्योंकि इसका क्या होगा, पहले n क्या है, यहाँ पे देखिए 2n है ना, आप क्या करेंगे, 2 इंटू n की संख्या कितनी है, 3 है, यहाँ पे क्या होगा, इक्वल टू 6। ठीक है, जब 2 का 3 में गुना करेंगे तो 6 आएगा। आप करके देख लेते हैं, इतना कैलकुलेट तो आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, ये हमारे क्रोमोसोम की संख्या जब 3 है, ठीक है, ये देखिए ये हमारे सिंगल क्रोमोसोम है, सिंगल क्रोमोसोम है, सेल्स में सिंगल क्रोमोसोम भी पाए जाते हैं। ठीक है, सिंगल क्रोमोसोम है, सिंगल क्रोमोसोम जब हमारे डिप्लॉइड में जाएंगे तो क्या होंगे, ये डबल हो जाएंगे। जब हमारे 3 सेल डबल होंगे तो कितने क्रोमोसोम्स बनेंगे, हमारे 6 क्रोमोसोम्स बनेंगे। कितने बनेंगे, 6 क्रोमोसोम्स बनेंगे। बात समझ में आई? देखिए, ए 1 हुआ, ए 2 हुआ, ए 3 हुआ। 1 का कितनी कॉपी हुई, 2 हुई, 1 1, ये हमारा 2 2, ये हमारा 3 3। ठीक है, मतलब कि यही कह रहा है, सिंगल सेल हमारी क्या होती है, इसमें सिंगल कॉपीज होती है इस क्रोमोसोम की, और हमारे जो डिप्लॉइड सेल्स होती है उसमें हमारी डबल कॉपी होती है क्रोमोसोम की। ठीक है, हिप्लॉइड को सिंगल सेल के सिंगल कॉपीज कंटेंट की रहती है क्रोमोसोम के, और डिप्लॉइड हमारे डबल कॉपी कंटेंट की रहती है क्रोमोसोम की। जो हमारे क्रोमोसोम्स, जो सिंगल क्रोमोसोम्स होते हैं वो हमारे एग और स्पर्म में पाए जाएंगे, और जो हमारे डिप्लॉइड क्रोमोसोम होते हैं वो उससे हमारी क्या होती है, पूरी बॉडी मिलकर बनी होती है, मतलब डिप्लॉइड सेल से हमारी पूरी बॉडी मिलकर बनी होती है। ठीक है, फिर सिंगल सिंगल सेल्स को हम लोग एन से डिनोटेड करते हैं। ठीक है, और इसमें जो हमारे जो सिंगल क्रोमोसोम में जो हमारे डीएनए पाए जाते हैं उसको हम लोग सी से डिनोटेड करते हैं। और इसमें जो हमारे डबल क्रोमोसोम से, मतलब डिप्लॉइड के क्रोमोसोम को हम लोग किससे, 2n से डिनोट करते हैं। और इसमें जो अमाउंट ऑफ डीएनए पाया जाता है कितना है, 2n है। एग्जाम्पल में देखें तो एग्जाम्पल में देखें, जो हमारी हिप्लॉइड सेल है वो हमारे 3 है, लेकिन जब हिप्लॉइड सेल हमारे डिप्लॉइड में कन्वर्ट होगी तो कितनी सेल्स बनेगी, हमारी 6 सेल्स बनेगी। देखिए आगे की टॉपिक समझते हैं। आगे क्या कह रहा है कि मोनोड क्रोमोसोम कौन सा होते हैं और हमारा डायोड क्रोमोसोम कौन से होते हैं। कौन सा, मोनोड और डायोड क्रोमोसोम कौन सा होते हैं। तो देखिए जो हमारा मोनोड क्रोमोसोम होता है वो अपने अंदर क्या किया रहता है, क्रोमेटेड को क्या किया रहता है, सिंगल क्रोमेटेड को अपने अंदर कंटेन किया रहता है। लेकिन जो हमारा डायोड क्रोमोसोम्स होते हैं वो अपने अंदर क्या किया रखते हैं, तो जो हमारे डायोड क्रोमोसोम्स होते हैं वो अपने अंदर जो हमारा क्रोमेटेड होता है उसको डबल क्रोमेटेड को अपने अंदर क्या किया रहता है, कंटेन किया रहता है। क्रोमेटेड क्या होता है, ये जो आपको एक धागा नुमा संरचना दिख रही है ये हमारी क्या कहलाती है, ये हमारी क्रोमेटेड कहलाती है। और ये जो सेंटर पे आपको ये जो एक गोलानुमा संरचना केंद्र दिख रहा है ये हमारा क्या कहलाता है, सेंट्रोमर कहलाता है। सेंट्रोमर क्या करता है, इन दोनों को क्या करता है, जोड़ के रखने का काम करता है। ठीक है, बात समझ में आई। मोनाड क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, डायोड क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, बात समझ में आया कि नहीं आया। मोनाड क्रोमोसोम्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर हमारे जो क्रोमेटिड होती है वो सिंगल होती है, लेकिन हमारा जो हमारे डायोड क्रोमोसोम्स होते हैं उसमें क्रोमेटिड की संख्या क्या होती है, डबल होती है। देख रहे हैं कैसे होता है।
आप सुने हैं कि जब हमारा डीएनए रेप्लिकेशन होता है, ठीक है, कौन सा? डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन हमारा किस वाले फेज में होता है? हमारे जब जो हमारा इंटरफेज होता है, ठीक है, किसमें? इंटरफेज। इंटरफेज में हमारा कौन सा होता है? G1 होता है, S होता है और हमारा G2 होता है, ठीक है, G1 S और हमारा G2। तो G1 में हमारी क्या करती है? सेल हमारी ग्रोथ करती है और S फेज में हमारा क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन होता है। जीवन एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे सेल हमारी क्या करती है? कंटिन्यूसली ग्रोथ करती है, तेजी से ग्रोथ होती है वहाँ पे, ठीक है। बहुत लंबा टाइम लगता है जीवन फेज में और सबसे ज्यादा टाइम टाइम हमारा जो हायर होता है वो किसमें होता है? हमारे इंटरफेज के जीवन फेज में होता है, ठीक है। इसमें हमारी सेल ग्रोथ भी कंटिन्यूसली सेल हमारी ग्रो भी करती हैं और हमारे जो राइबोसोम्स होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, राइबोसोम्स और न्यूक्लियस होते हैं, जितने भी सेल के ऑर्गेनेल्स होते हैं वो डुप्लीकेट करते हैं, ठीक है, और हमारे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, ठीक है, सॉरी, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, ये हमारे डिसअपियर हो जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी कहाँ पे बनते हैं? हमारे G2 फेज में बनते हैं। कहाँ पे बनते हैं? हमारे G2 वाले फेज में बनते हैं, ठीक है, वो अपीयर हो जाते हैं और हमारे डीएनए रेप्लिकेशन करवाने के लिए जिस जिस प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, जैसे अमीनो एसिड हो गया, जिस जिस एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड की जरूरत होती है वो हमारा क्या होता है? जीवन फेज में क्या होता है? बनता है, ठीक है। हमारा इंटरफेज हम बताए थे इंटरफेज को कि इंटरफेज जो होता है ये हमारा क्या है? ये हमारा सेल डिवीजन नहीं करवाता है। सेल डिवीजन कौन करवाता है? सेल डिवीजन हमारा एम फेज करवाता है, ठीक है। बार बार एक ही चीज को नहीं बताएंगे। सेल डिवीजन कौन करवाता है? एम फेज करवाता है, ठीक है। इंटरफेज से क्या करता है? प्रिपेयर करता है सेल डिवीजन करवाने के लिए जिस जिस सब इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ेगी उसको क्या करता है? प्रिपेयर करने का काम करता है, ठीक है। तो हमारे एस फेज में क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। तो बताए डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होता है? 1 डीएनए कन्वर्ट हो जाता है 2 डीएनए, मतलब एक जीरोक्स बन जाता है, 2 कॉपी बन जाती है, ठीक है। तो वही ये बन रहा है, ठीक है। जब देखिए जब इसका डीएनए रेप्लिकेशन होगा तो जो इसमें हमारा क्रोमेटेड होगी, जो हमारी क्रोमेटेड होगी, जाहिर सी बात है उसका भी क्या होगा? रेप्लिकेशन होगा, उसका भी रेप्लिकेशन होगा, ठीक है। तो वो हमारी 2 में कन्वर्ट हो जाती है। कहीं कहीं पे आपको ऐसा दिखने को मिलेगा, कहीं कहीं पे किसी भी बुक में आपको ऐसा क्रोमोसोम देखने को मिलेगा और कहीं कहीं पे आपको ऐसा क्रोमोसोम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जो अगर सिंगल क्रोमोसोम्स क्या होते हैं और हमारा पेटर्नल क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ठीक है, मेटर्नल और पेटर्नल, ठीक है। तो देखिए अभी हम बोले जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक हमारा होता है हिप्लॉइड क्रोमोसोम, एक होता है डिप्लॉइड क्रोमोसोम, ठीक है। हिप्लॉइड क्रोमोसोम में जो हमारा क्रोमोसोम रहता है वो सिंगल कॉपीज रहता है, ठीक है, और डिप्लॉइड क्रोमोसोम में हमारा डबल कॉपीज रहता है। आगे पढ़ा के आ रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारा डिप्लॉइड क्रोमोसोम बन रहा है उसमें डबल कॉपीज होती है, ठीक है। वो किसका किसका होता है, ठीक है। देखिए जो हमारा अभी हम बताएं सिर्फ सिंगल सेल से हमारा क्या बनता है? जो हमारा हिप्लॉइड क्रोमोसोम्स रहते हैं वो सिर्फ हमारे सिंगल सेल के रहते हैं, जो कि कहाँ पे पाए जाते हैं? एग में पाए जाते हैं और स्पर्म में पाए जाते हैं, ठीक है, एग और स्पर्म में। बाकी जो हमारे सेल्स बन रही है वो हमारे किससे बन रही है? डिप्लॉइड सेल से बन रही है ना। जैसे हार्ट की सेल हो गई, लंग्स का सेल हो गया, ठीक है, बोन्स की सेल हो गई और हमारा मसल्स की सेल हो गई, ब्रेन की सेल हो गई, किडनी की सेल हो गई, लीवर की सेल्स हो गई। ये हमारे किस सेल से मिलकर बनी होती है? वो हमारे डिप्लॉइड सेल से मिलकर बनी होती है, ठीक है। तो डिप्लॉइड हमारा बन कैसे रहा है उसी को समझिए। देखिए हम बोले जो हमारा स्पर्म जो देखिए जो हमारे सिंगल सेल की होती है वो हमारा स्पर्म होता है और एग होता है, ठीक है। तो जो हमारा मदर से जो हमारा क्रोमोसोम निकलेगा सिंगल है, ठीक है, जो हमारा मदर से क्रोमोसोम निकलेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेटर्नल क्रोमोसोम बोलेंगे, ठीक है। मदर वाले क्रोमोसोम को हम लोग कौन सा क्रोमोसोम बोलेंगे? उसको हम लोग मेटर्नल क्रोमोसोम बोलेंगे। और जो हमारे पिता से क्रोमोसोम्स मिलेंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेटर्नल क्रोमोसोम बोलेंगे, ठीक है। कौन सा क्रोमोसोम बोलेंगे? पेटर्नल। बात समझ में आई? मदर्स, देखिए मेटर्नल का मतलब समझिए मम्मा, मम्मी, मम्मी या माता जी, माता समझिए, माता, ठीक है। और पी का मतलब होता है पेटर्नल, मतलब पी का समझिए पिता, ठीक है, पिता, माता और पिता, ठीक है, वही मम्मी पापा।
ठीक है। मैटरनल देखिए जो यम है माता से समझिएगा, यम जो है उसका क्या मतलब होगा, उसका मतलब होता है मैटरनल, और हमारा पी है पिता, पी का मतलब होता है पैटर्नल। ठीक है, तो ऐसे आप समझ सकते हैं। तो जो हमको मदर से क्रोमोसोम मिलेगा उसको हम लोग मैटरनल क्रोमोसोम बोलेंगे, और जो हमारे फादर पिता से क्रोमोसोम मिलेगा उसको हम लोग पैटर्नल क्रोमोसोम बोलेंगे। ठीक है, देखिए एम फेज में क्या होता है, मेरा एक्चुअली में सेल डिवीजन होता है। ठीक है, क्या होता है, सेल डिवीजन होता है। ठीक है, एम फेज में हमारा क्या होता है, सेल डिवीजन होता है, एक्चुअली सेल डिवीजन होता है एम फेज में। ठीक है, तो जो हमारा सेल डिवीजन होता है देखिए वो दो टाइप का होता है, एक आपका होता है माइटोसिस और दूसरा होता है मियोसिस। ठीक है, सेल डिवीजन हमारे दो टाइप के होते हैं, माइटोसिस होते हैं, और क्या होता है दूसरा मियोसिस होते हैं। देखिए माइटोसिस वाले में देखिए जो हमारा सेल है वो हमारे जीवन फेज में जाएगा, किस में जाएगा, जीवन फेज में। जीवन फेज में हमने बताया था सेल क्या करेगी, कंटिन्यूअसली ग्रोथ करेगी, ग्रोथ करने के बाद उसमें जितने भी ऑर्गेनेल्स होंगे, गोल्जी बॉडी और हमारा क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, क्या होगा, डिसअपियर हो जाएंगे, गोल्जी बॉडी माइटोकॉन्ड्रिया डिसअपियर हो जाएंगे। बाकी जितने भी ऑर्गेनेल्स हमारे सेल के रहेंगे वो क्या करेंगे, वो पूरी तरह से ग्रोथ करेंगे, डपनिंग हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर इसके बाद प्रोटीन जो हमारा आरएनए, सॉरी जो हमारे डीएनए का रेप्लिकेशन के लिए, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जितने भी प्रोटीन एंजाइम वगैरह का जरूरत पड़ता है वो हमारे कहाँ पे प्रिपेयर होते हैं, वो हमारे जीवन फेज में होते हैं। ठीक है, जीवन फेज में हमारी सेल कंटिन्यूअसली ग्रोथ करेगी, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया गोल्गी बॉडी डिसअपियर हो जाएंगे, और हमारा क्या होगा, जो हमारा डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जितने भी प्रोटीन एंजाइम की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, अमीनो एसिड वगैरह की जो भी जरूरत पड़ेगी वो हमारे कहाँ पे बनते हैं, हमारे जीवन फेज में बनते हैं। ठीक है, फिर हमारे जो यस फेज है, यस फेज में हमने बताया था, यस फेज में सिर्फ हमारा क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, मतलब डीएनए की 2 कॉपी बनती है, फिर हमारा जी2 फेज आता है। जी2 फेज ऐसा होता है जहाँ पे हमारी गोल्गी बॉडी और माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती हैं, जो डिसअपियर होती हैं, वो वापस से आती हैं और अपना क्या होती है, डपलिंग करती है, मतलब 2 कॉपीज अपनी बनाती हैं। फिर इसके बाद क्या होता है और हमारा जो हमारा जी2 फेज होता है वो सेल डिवीजन करवाने के लिए जिस कंपोनेंट का जरूरत पड़ता है वो क्या करता है, जी2 फेज में हमारा बनता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। फिर इसके बाद आता है एम फेज। एम फेज हमारा क्या करता है, सेल डिवीजन करवाता है, जैसे काइनोसिस हो गया और हमारा साइटोकाइनेसिस। जो हमारा कैरियोकाइनेटिक हो गया वो हमारा क्या, काइनेसिस, जो हमारा कैरियोकाइनेसिस हो गया वो हमारे न्यूक्लियस का डिवीजन करेगा, और हमारा साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्म का डिवीजन करेगा। इतनी बात समझ में आ रही है। फिर इसके बाद हमारी सेल क्या होगी, एक से दो सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, ये तो था किसका, माइटोसिस का फंडा। मियोसिस में देखिए, हाँ, जो मियोसिस का होता है, मियोसिस में हमारी सेल क्या होगी, जीवन फेज में जाएगी, जीवन के बाद एस फेज में जाएगी, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, फिर हमारे जी2 फेज में जाएंगी, फिर इसके बाद एम फेज में जाएंगी, कैरियोकाइनेटिक होगा, उसका साइटोकाइनेसिस होगा। फिर इसके बाद जो हमारी सेल्स होगी वो यहाँ पे हमारी 2 सेल्स बन रही है, लेकिन हमारी यहाँ पे बनेगी 4 सेल्स बनेगी। ठीक है, एक ही सेल से हमारी ढेर सारी सेल्स निकलेंगी, मतलब 4 सेल्स निकल रही है। देखिए एक सेल से हमारी कितनी सेल निकल रही है, 4 सेल निकली है। तो हमारी यही क्या होती है, ये हमारी क्या कहलाती है, मियोसिस कहलाती है। पहले हम देखते हैं माइटोसिस को देखते, फिर इसके बाद हम लोग मियोसिस को देखेंगे। माइटोसिस हमारे एम फेज में ही खत्म हो जाएंगे। ठीक है, मियोसिस हमको अलग से पढ़ना पड़ेगा। ओके, ठीक है, कौन सा हमारा फेज है, एम फेज। एम फेज को समझिए क्या कर रहा है, एम फेज, एम फेज आल्सो नोन एज माइटोटिक फेज, माइटोसिस एंड माइटोटिक डिवीजन फेज। ठीक है, ये क्या कर रहा है कि एम फेज को हम लोग और नाम से भी जान सकते हैं, जैसे हमारा माइटोटिक फेज हो गया। ठीक है, माइटोटिक फेज, माइटोसिस, ठीक है, और हमारा क्या है, माइटोटिक डिवीजन फेज के भी नाम से हम लोग जान सकते हैं। जैसे हमारा क्या होगा, माइटोसिस डिवीजन हो गया, और हमारा क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन। ठीक है, एम फेज को हम लोग 3-4 नामों से जान सकते हैं। एम फेज हो गया, ठीक है, एम फेज हो गया, माइटोटिक फेज के नाम से भी जान सकते हैं, माइटोसिस डिवीजन के नाम से भी जान सकते हैं, और हमारा माइटोटिक डिवीजन के नाम से भी हम एम फेज को जान सकते हैं। ठीक है, जो हमारा एम फेज होता है, देखिए क्या लिखा है, रोमांटिक फेज ऑफ द सेल साइकिल। जो हमारा एम फेज होता है इसमें हमारा क्या होता है, ये बहुत ही रोमांटिक फेज होता है। ठीक है, सेल साइकिल का बहुत ही रोमांटिक फेज होता है। क्यों, क्योंकि इसमें ना सेल डिवीजन होती रहती है। ठीक है, हमेशा एक सेल से दो सेल, दो सेल से तीन सेल, तीन सेल से चार सेल, तो ऐसे तो अच्छा लगता है। कौन सा हमारा एम फेज। ठीक है,
cell components doubling during interphase are now distributed to daughter cells. एम फेज में क्या होता है कि जो हमारे सेल कंपोनेंट होते हैं वो डबलिंग हो जाते हैं, डुप्लीकेट हो जाते हैं। किसमें? हमारे इंटरफेस में ही क्या होते हैं? डुप्लीकेट हो जाते हैं। जो हमारे सेल्स कंपोनेंट होते हैं वो हमारे न्यूक्लियस कुछ सब कुछ हमारे डबलिंग हो जाते हैं। किसमें? हमारे इंटरफेस में। और जब हमारे एम फेज में आते हैं तो हमारे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं हमारे डॉटर सेल्स में। इतनी बात समझ में आई? जितने भी हमारे सेल्स के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं? इंटरफेस में हमारे डबल डबल हो जाते हैं और हमारे डॉटर सेल्स में जाने वो और डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं हमारे डॉटर सेल में। ठीक है, बात समझ में आई? आगे क्या कर रहा है? प्रोग्रेसिव प्रोसेस। ये बहुत ही प्रोग्रेसिव प्रोसेस है। नंबर क्लियर लाइंस कैन नॉट बी ड्रॉन। ठीक है, इसमें जो आपको लाइंस होगी वो आपको मिटते हुए दिखेगी। ठीक है, ये जो आपकी लाइन्स होगी वो क्या होगी? मिटते हुए दिखेगी। फिर इसके बाद क्या होगा? एम फेज आर क्लासिफाई सब क्लासेस, सब फेजेस। ठीक है, जो आपका एम फेज होता है वो क्लासिफाई हुआ है आपके सब फेजेस में। ठीक है, जैसे आपका कौन कौन सा है? कैरियोकाइनेसिस है और आपका साइटोकाइनेसिस है। ठीक है, कौन कौन से फेजेस में आपका क्लासिफाई हुआ है आपका एम फेज? तो कौन कौन सा है? कैरियोकाइनेसिस है और आपका साइटोकाइनेसिस है। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस जो होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आपका एक हो गया प्रोफेज, दूसरा मेटाफेज, तीसरा एनाफेज, चौथा आपका टेलोफेज। ठीक है, कौन सा किसका भाग है? आपका कैरियोकाइनेसिस का भाग है। जो हमारा एम फेज होता है उसको 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। कौन कौन सा है? कैरियोकाइनेसिस है और आपका साइटोकाइनेसिस है। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस को आफ्टर 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, जैसे आपका प्रोफेज हो गया, या मेटाफेज हो गया, एनाफेज हो गया और आपका टेलोफेज हो गया। ठीक है, कौन कौन सा? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? आगे बढ़े, फिर से सुन लीजिए। ठीक है, देखिए जो हमारा एम फेज होता है उसको हम लोग 2-3 नाम से जान सकते हैं, जैसे कि माइटोटिक फेज के नाम से जान सकते हैं, माइटोसिस डिवीजन के नाम से भी जान सकते हैं और हमारा जो माइटोसिस डिवीजन के नाम से भी हम लोग जान सकते हैं। ये बहुत ही रोमांटिक फेज होता है क्योंकि इसमें सेल का डिवीजन कंटिन्यू होता रहता है। ठीक है, और जो हमारे सेल के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो ऑलरेडी इंटरफेज में क्या होते हैं? डबलिंग कर जाते हैं। ठीक है, इसके बाद जब जैसे ही वो हमारे एम फेज में आते हैं वो हमारे डॉटर सेल में क्या होते हैं? डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ठीक है, ये जो हमारा एम फेज होता है वो बहुत ही प्रोग्रेसिव प्रोसेस होता है और एम फेज को हमारा जो क्लासिफाई किया गया है और वो 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। मतलब एम फेज का और भी सब क्लासेस होते हैं। जैसे हमारा कैरियोकाइनेसिस हो गया और हमारा साइटोकाइनेसिस हो गया। कैरियोकाइनेसिस में हमारा न्यूक्लियस का डिवीजन होता है और साइटोकाइनेसिस में हमारा सेल का सॉरी साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। ठीक है, समझ में आया? कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस का डिवीजन होता है और हमारा साइटोकाइनेसिस में हमारे साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। जो आपका कैरियोकाइनेसिस होता है उसको 4 पार्ट में बाँटा गया है। कौन-कौन सा हो गया? आपका प्रोफेज हो गया, मेटाफेज हो गया, एनाफेज हो गया और आपका टेलोफेज हो गया। ठीक है, बात कीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ पॉइंट है जो आपको माइटोसिस डिवीजन में कंफ्यूज कर सकती है। जैसे कि देखिए, जो हमारी सेल्स होती हैं वो 2 टाइप की होती हैं। ठीक है, एक आपकी होती है सोमैटिक सेल्स होती हैं, एक आपके गैमेट सेल होती हैं। कौन-कौन सी होती हैं? एक आपकी सोमैटिक सेल होती है, एक आपकी कौन सी होती है? गैमेट सेल होती है। जो सोमैटिक सेल होती है वो देखिए क्या कर रहा है कि सेल नॉट इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एक जो हमारी सोमैटिक सेल होती हैं ये हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होती हैं। ठीक है, जैसे हमारी लंग्स की सेल हो गई, ब्रेन की सेल हो गई, ठीक है, हमारे लिवर की सेल हो गई, हमारे किडनी की सेल हो गई, हमारे हार्ट की सेल हो गई। ठीक है, ये वाली सेल्स क्या होती है? हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होती। मतलब बॉडी के सिर्फ हमारे स्पर्म और एग को छोड़कर हमारी बॉडी की जितनी भी सेल है वो हमारी कौन सी सेल है? वो हमारी सोमैटिक सेल है। ठीक है, बात समझ में आई? और जो आपकी गैमेट सेल है वो क्या कर रही है? सेल आर इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, जो हमारी गैमेट सेल होती है वो हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती है। जैसे फॉर एग्जांपल में देखें तो हमारा क्या हो गया? एग हो गया और हमारा क्या हो गया? स्पर्म हो गया। ठीक है, एग और स्पर्म ये हमारे क्या होते हैं? हमारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। और एग और स्पर्म को ही हम लोग कौन सा सेल कहते हैं? हम लोग कहते हैं जिमेट गैमेट सेल कहते हैं। ठीक है,
एग और स्पर्म को हम लोग कौन सा सेल कहते हैं, हम लोग गैमेट सेल कहते हैं। और जो हमारी सोमैटिक सेल होती है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं इन्वॉल्व होती है। और बॉडी हमारी जो हमारे स्पर्म और एग को छोड़कर जो बॉडी हमारी बनी है किससे बनी है, हमारे सोमैटिक सेल से बनी है। बात क्लियर। एक डाउट यहाँ पर है, अगर हमारी ये हमारी क्या है, हमारी पेरेंट सेल है, ठीक है, पेरेंट सेल। अगर हमारे पेरेंट सेल में 12 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, तो क्या जो डॉटर सेल बनेगी क्या उसमें भी क्रोमोसोम और डीएनए की संख्या 12 ही होगी? यस, बिल्कुल होगी। देखिए ये डुप्लीकेट होंगे ना, इसका क्या होगा, इसका डीएनए रेप्लिकेशन होगा। जब डीएनए रेप्लिकेशन होगा तो 12 के 12 12 दूनी 24 होंगे, ठीक है। तो 12 हमारे एक हमारे और सॉरी जो हमारे माइटोसिस में जानते हैं कि 2 सेल डिवीजन होता है, मतलब पेरेंट सेल से हमारे सिंगल पेरेंट सेल से हमारी 2 डॉटर सेल बनती है। तो अगर हमारे पेरेंट सेल का क्रोमोसोम कितना है, पेरेंट सेल में क्रोमोसोम और डीएनए कितना है, क्रोमोसोम मान लीजिए कितना है, 12 है, तो जो हमारे डॉटर है, डॉटर में भी 12 ही होंगे। एक डॉटर में 12 होंगे और दूसरे वाले डॉटर में 12 होंगे। कैसे होंगे, जब हमारा इसका रेप्लिकेशन होगा, ठीक है, जब हमारे इस वाले क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन होगा तो इसका डबल होंगे ना जी। रेप्लिकेशन में डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होंगे, डबल होंगे। तो जब होंगे तो कितना होगा, 24 होगा, तो 12 उसमें बढ़ जाएंगे, 12 उसमें बढ़ जाएंगे, ठीक है। हमारे जो पेरेंट्स है, पेरेंट्स हमारे कहाँ पे गए, हमारे जीवन फेज में गए। जीवन फेज में हमारे जब बेस फेज में जाएंगे तो हमारी इसकी टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी, ठीक है, 24 हो जाएगी। 24 फेज G2 फेज में जाएंगे, G2 फेज के बाद M फेज में जाएंगे, तो M फेज में एक्चुअली सेल डिवीजन होता है। तो ये 12 हमारे बढ़ जाएंगे, 12 हमारे इस वाले डॉटर में आ जाएंगे, 12 इस वाले डॉटर में। और माइटोसिस में हम बता चुके हैं सिर्फ क्या होती है, पेरेंट सेल से सिर्फ हमारे 2 सिंगल डॉटर सेल बनती है, 2 डॉटर सेल बनती है, ठीक है। बात समझ में आई, क्योंकि बराबर बराबर मिलते हैं। इसमें देखिए लिखा भी है डॉटर सेल्स, ठीक है। जो डॉटर सेल रहती है वो क्या कहती है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड डीएनए कंटेन ऑफ डॉटर, ठीक है, डॉटर सेल रिमाइन सेम एज पेरेंट सेल, ठीक है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड डीएनए कंटेन ऑफ डॉटर सेल रिमाइन सेम एज पेरेंट सेल। जो हमारे जो जितने भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं और डीएनए जो हमारे पेरेंट्स आपस में कंटेन किए रहते हैं, वही सेम हमारे किस में रहता है, हमारे डॉटर सेल में भी क्या रहता है, कंटेन रहता है, ठीक है। 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड। जो हमारी माइटोसिस होती है, माइटोसिस से हमको सिर्फ 2 ही डॉटर सेल्स मिलती है, ठीक है। देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, आगे की हमारी टॉपिक क्या है, कैरियोकाइनेटिक्स, ठीक है। कौन सी टॉपिक है आगे की हमारी, कैरियोकाइनेटिक्स, ठीक है। तो कैरियोकाइनेटिक्स हम बोलते थे 4 भाग में बांटा गया है। कौन कौन सा है हमारा, प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज और हमारा टेलोफेज। कौन कौन सा है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और हमारा टेलोफेज, ठीक है। 4 पार्ट में हमारा किसको बांटा, कैरियोकाइनेसिस को, कैरियोकाइनेसिस, एक मिनट, कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस को हम लोग कितने भाग में बांटे हैं, 4 भाग में बांटे हैं। कौन कौन से, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। और हम बता भी चुके हैं जो हमारा एन फेज होता है वो 2 भाग में बांटा गया है, कैरियोकाइनेसिस और हमारा साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस में हमारा न्यूक्लियस का सिर्फ डिवीजन होता है और साइटोकाइनेसिस में हमारे साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। याद रखिएगा, कैरियोकाइनेसिस में सिर्फ माइंड में बैठा दीजिए, किसी और का डिवीजन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस में किसका डिवीजन होगा, हमारे सिर्फ न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। जितने भी ऑर्गेनल्स होंगे वो डबल टू होंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो डिवीजन होगा वो किसका होगा, हमारे न्यूक्लियस का होगा, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई। आगे देखिए, आगे क्या कर रहे हैं, देखिए क्या कर रहा है, जो हमारा प्रोफेज होता है, प्रोफेज में पहले इसको समझ लीजिए। प्रोफेज को समझने से पहले ये समझ लीजिए कि देखिए जो हमारा एक क्रोमोसोम्स होता है, क्रोमोसोम्स के अंदर क्या पाया जाता है, हमारा क्रोमेटिन पाया जाता है। क्रोमोसोम के अंदर क्या पाया जाता है, क्रोमेटिन। अगर क्रोमेटिन को आप माइक्रोस्कोप की सहायता से देखेंगे तो वो एकदम पतला धागेनुमा संरचना बहुत बड़ा दिखेगा, ठीक है। इसमें क्रोमोसोम में जो क्रोमेटिन हमारी प्रेजेंस है वो हमारी पतली होती है और धागेनुमा संरचना होती है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है, उसका कंडेंसेशन होता है, ठीक है। उसका कंडेंसेशन जब होगा ना तो जो हमारे धागेनुमा, जो लॉन्ग धागेनुमा संरचना है वो कंडेंस होने लगेगी, आपस में क्या करेगी,
सेंट्रोसोम की हमारी डेवलपिंग होगी। कैसे हम सेंट्रोसोम को बताए थे कि जो हमारा सेंट्रोसोम होता है वो क्या होता है, 2 सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है। जो हमारा सेंट्रोसोम होता है वो हमारा 2 सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं जो आपस में क्या हुए हैं, परपेंडिकुलर जुड़े रहते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा मान लीजिए क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा 2 सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है, किसका, सेंट्रोसोम का। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, सेंट्रिओलस, क्या कहते हैं, सेंट्रिओल्स, इसी को क्या कहते हैं, सेंट्रिओल्स। जो 2 सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर आपस में मिलकर हमारा सेंट्रोसोम बना रहे हैं वो उसका एक स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, सेंट्रिओल्स कहलाता है। मतलब 2 सेंट्रिओल्स स्ट्रक्चर आपस में जब मिलते हैं और एक दूसरे के परपेंडिकुलर जब अटैच होते हैं तो वो जो फिगर हमको मिलता है वो क्या बनता है, वो हमारा बनता है सेंट्रोसोम बनता है। ठीक है, फिर सेंट्रिओल से आप देखेंगे कि धीरे धीरे यहाँ से पतला पतला धागेनुमा एक संरचना दिखी होगी। ठीक है, जब हम सेंट्रोसोम पढ़ाए थे तो वहाँ पे बताए थे ये जो पतलेनुमा धागेनुमा, जो पतली पतली धागेनुमा संरचना है, ये क्या है, ये हमारी है स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर कौन सी क्या है, ये हमारी स्पिंडल फाइबर है। तो बताया कि जो हमारा सेल डिवीजन करवाता है वो हमारा कौन करवाता है, सेंट्रोसोम करवाता है। सेंट्रोसोम में जो हमारा स्पिंडल फाइबर होता है वो करवाता है, और जो मेरा स्पिंडल फाइबर होता है वो हमारे सेंट्रिओल्स का जो सेंट्रिओल्स सिलेंड्रिकल नाम का जो स्ट्रक्चर है वहाँ से पाया जाता है। ठीक है, मतलब जो हमारा ये जो स्पिंडल फाइबर है वो कहाँ से ज्वाइन रहता है, मतलब कहाँ से मिलता है, वो हमारा सेंट्रिओल से अटैच रहता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब देखिए, एक हमारा जब हमारा प्रोफेज शुरू होता है, जब न्यूक्लियस करने का, जब प्रोफेज में हमारा किसका डिवीजन होता है, न्यूक्लियस का जो होता है, न्यूक्लियस जब शुरू होता है तब वहाँ पे हमारे क्रोमोसोम में क्या होगा, कंडेंसेशन होगा। क्रोमोसोम में जो क्रोमैटिन है उसका कंडेंसेशन होगा। उसके साथ साथ हमारे जो न्यूक्लियस है उसमें हमारे क्या पाए जाएंगे, सेंट्रोसोम भी पाए जाएंगे। ठीक है, सेंट्रोसोम का डेवलपिंग होगा। सेंट्रोसोम अपनी एक अलग कॉपी बनाएंगे और वो मूव करेंगे 2 वर्ड्स। ठीक है, वो दोनों वर्ड्स मूव करेंगे। ठीक है, और उसी टाइम जब दोनों वर्ड्स मूव करेंगे तो इनिशियल टाइम पे क्या हो गया, जो हमारा सेंट्रोसोम होगा, सेंट्रोसोम से स्पिंडल फाइबर जो पाया जाता है, सेंट्रोसोम में जो स्पिंडल फाइबर पाया जाता है उसमें से हमारा क्या होगा, सेंट्रोसोम में जो हमारा सेंट्रिओल्स पाया जाता है, सेंट्रिओल से हमारा स्पिंडल फाइबर क्या होगा, ग्रो करने लगेगा, मतलब बढ़ने लगेगा। ठीक है, वो मूव करेंगे 2 वर्ड्स, मतलब पोच की तरफ वो मूव करने लगेंगे और जो उसमें स्पिंडल फाइबर बनते हैं वो हमारे क्या होंगे, ग्रो करने लगेंगे। ठीक है, ये हमारा ईयरली प्रोफेज, जब हमारा प्रोफेज स्टार्ट होता है तब, जब हमारा प्रोफेज के एंड फेज आता है, मतलब लास्ट टाइम आती है प्रोफेज का, तब उसमें हमारा जो स्पिंडल फाइबर होता है वो पूरी तरह से ग्रोथ कर दिया होता है और जो हमारी ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो हमारी क्या होती है, डिसअपीयर होने लगती है, मतलब खत्म होने लगती है। ठीक है, बात समझ में आई। अब देखिए, इसको देखिए क्या कर रहा है, जो हमारा प्रोफेज होता है, प्रोफेज क्या है, प्रोफेज हमारा लॉन्ग एंड शॉर्ट टाइम है। फर्स्ट प्रोफेज हमारा कैरियोकाइनेसिस का फर्स्ट एंड लॉन्ग फेज है। ठीक है, फर्स्ट और लंबा फेज होता है। ठीक है, इसमें जो कंडेंसेशन क्या दूसरी पॉइंट क्या बोल रही है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन इनटू क्रोमोसोम स्टार्ट। जो हमारे क्रोमोसोम में जो हमारी क्रोमैटिन प्रेजेंस है उसमें क्या होता है, कंडेंसेशन होने लगता है। ठीक है, कंडेंसेशन होना मतलब जो बड़ी धागा है वो कंडेंसेट करते करते हमारे ऐसे सिकुड़ने लगती है, सिकुड़ते इस वाले रूप में आ जाती है। ठीक है, फिर क्या होती है, थिकनिंग एंड शॉर्टनिंग ऑफ द क्रोमोसोम स्टार्ट। फिर इसके बाद जब कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन से धागे हमारी क्या होती है, सिकुड़ने लगती है, सिकुड़े इस वाले आकार में आएंगी। तो इसमें क्या होगा, इसमें थिकनिंग होगी। ठीक है, मतलब ये मजबूत बनेगा और छोटा बनेगा। तो फिर से जब ये कंडेंसेशन लगातार होगा तो ये हमारा एक छोटा बनेगा, थिक बनेगा, मजबूत बनेगा। ठीक है, और हमारा कंडेंसेशन, इतनी बात समझ में आई। किसमें हो रहा है, ये हमारे प्रोफेज में हो रहा है। ठीक है, प्रोफेज में क्या होता है, थिकनिंग एंड शॉर्टनिंग ऑफ द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में थिकनिंग होती है और शॉर्टनिंग होती है। यहाँ पे देखेंगे इतना बड़ा क्रोमोसोम है, इसमें जो कंडेंसेशन हुआ है उसमें बहुत सारी गैपिंग है, लेकिन इसमें जो कंडेंसेशन हुआ है इसमें कोई भी गैपिंग नहीं है, मतलब इसका कंडेंसेशन एकदम ठीक हो गया है। ठीक है, ठीक और शॉर्ट में क्या हो गया, हमारा क्रोमोसोम बन गया है, लेकिन इसके कंडेंसेशन में देखेंगे बहुत सारी ऐसे बनके गैपिंग है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। फिर इसके बाद क्या हो रहा है,
डुप्लीकेट सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स, ठीक है। डुप्लीकेट सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स द पोल, ठीक है। और जो हमारे इसमें जो हमारे सेल्स में जो हमारे सेंट्रोल्स पाए जाते हैं, जो सेंट्रोसोम्स पाए जाते हैं, सेंट्रोसोम में क्या होता है, सेंट्रोसोम एंड जो हमारे सेंट्रियोल्स होते हैं वो हमारे डबल हो जाते हैं, मतलब उसकी 2 कॉपी हो जाती है, ठीक है। और क्या करते हैं, वो मूव कर देते हैं पोल साइड की तरफ, क्या अपोजिट पोल साइड की तरफ मूव करने लगते हैं, मतलब टूवर्ड्स मूव करते हैं। एक ये देखिए, ये हमारा क्या है, ये मान लीजिए हमारा ये सेंट्रोसोम है, ठीक है। सेंट्रोसोम में ये हमारा मूव कर रहे हैं, पोल साइड मूव कर रहे हैं, ठीक है, पोल साइड मूव कर रहे हैं। अभी इसमें कोई भी हमारा क्या नहीं बना है, हमारा स्पिंडल फाइबर अभी इसमें नहीं बना है, ठीक है। इसमें अभी स्पिंडल फाइबर नहीं बना है, ये सिर्फ मूव कर रहे हैं, ठीक है। इसकी डबल कॉपी हुई और ये हमारे मूव कर रहे हैं पोल्स की तरफ टूवर्ड्स, एक इधर से जाएगा, एक इधर से जाएगा, ठीक है। फिर इनिशियल ऑफ द स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, फिर इनिशियल टाइम में क्या होगा, इसमें बड़े स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होने लगेगा, ठीक है। स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होने लगेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, ये हमारा स्पिंडल फाइबर, ठीक है। स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होने लगेगा। और ये जो आपको छोटा दिख रहा है ना, ये हमारा अस्टर है, ठीक है। क्या है, अस्टर है, ठीक है। फिर हमारे जो स्पिंडल फाइबर होते हैं उसका फॉर्मेशन होने लगते हैं। और क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट डिसइंटीग्रेट एट द एंड ऑफ द प्रोफेज, ठीक है। फिर से देखिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट डिसइंटीग्रेट एट द एंड ऑफ द प्रोफेज के लास्ट टाइम पे आते जो हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहती है वो भी हमारी क्या होती है, वो भी हमारी डिसइंटीग्रेट होने लगती है, ठीक है। इसमें हम बहुत बार चला दिए इसलिए नहीं समझ में आएगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी हमारी क्या होती है, धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट रहेगी। देखिए इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्लियर दिखा रही है, लेकिन इसमें हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्या है, डिसइंटीग्रेट मतलब टूट रही है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो हमारी है वो हमारी टूट रही है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। हमारे जब प्रोफेज स्टार्ट होता है तब हमारे क्रोमेटिन और इसमें चेंजेस देखने को मिलता है। जैसे हमारा प्रोफेज खत्म होने की कंडीशन में आता है, वहाँ पे हमारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, डिसइंटीग्रेट होने लगती है। जैसे हमारा ईयरली फेज में एक प्रोसेस होती है और वो प्रोसेस होती है, लेकिन हमारे लास्ट मतलब डेट फेज में हमारा एम देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर से देखिए, जो हमारा कैरियोकाइनेसिस है, ठीक है, जो हमारा कैरियोकाइनेसिस का जो हमारा प्रोफेज है वो हमारा बहुत लंबा और हमारा फर्स्ट फेज होता है। इसमें जो हमारा ठीक है, इतनी बात समझ में, लंबा और फर्स्ट फेज होता है। क्रोमोसोम में जो हमारा क्रोमेटिक प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम में जो हमारा क्रोमेटिक प्रेजेंस रहता है उसमें कंडेंसेशन होने लगता है, मतलब वो कंडेंस करने लगता है, बड़ा अनुवाद संरचना होती है, ठीक है। वो धीरे धीरे कंडेंस करते एक छोटे आकार में आता है, ठीक है। तो उसमें कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। फिर तब तक कंडेंसेशन होता है जब तक कि हमारा जो क्रोमोसोम होता है वो थिक और शॉर्ट ना बन जाए, ठीक है। जब तक हमारे क्रोमोसोम थिक और शॉर्ट नहीं बन जाते तब तक उसमें क्या होता है, कंडेंसेशन होता रहता है। ये देखिए, ये हमारा क्रोमोसोम थिक है और शॉर्ट है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। फिर डुप्लीकेशन होता है क्रोमोसोम का, यहाँ पे हमारे डुप्लीकेशन होता है हमारे सेंट्रोसोम, जो हमारे सेंट्रोसोम होते हैं उसकी भी 2 कॉपी बनती है। एंड सेंट्रोसोम में हमारे सेंट्रियोल्स होते हैं। अगर सेंट्रोसोम की 2 कॉपी बनेगी, जाहिर सी बात है सेंट्रियोल की भी 2 कॉपी बनेगी, ठीक है। तो हमारा सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल की 2 कॉपी मतलब कॉपीज बनती है और वो स्टार्ट होते हुए मूव करने के लिए टूवर्ड्स, ठीक है, अपोन की तरफ क्या होते हैं, मूव करते हैं, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में करते हैं। ये इस तरफ से जाएगा और ये हमारा इस तरफ से जाएगा, ठीक है। और इनिशियल टाइम में आते क्या होता है, जो हमारा सेंट्रियोल्स होता है, सेंट्रियोल्स में हमारे स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होने लगेगा, ठीक है। वो हमारा स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन कर जाएगा। फिर इसके बाद लास्ट तक आते जब इसमें जो हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो क्या करती है, डिसअपियर हो जाती है, मतलब खत्म होने लगती है, धीरे धीरे टूटने लगती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। हमारा क्रोमोसोम में क्रोमेटिन पाया जाता है। क्रोमेटिन का जब कंडेंसेशन होगा तो क्रोमेटिन आपस में क्या होगा, ऐसे करके आपस में सिकुड़ेगा। जब सिकुड़ेगा तो
और लास्ट के अंत में आते आते, ठीक है, हमारे क्या होंगे, हमारी जो मेम्ब्रेन होती है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, वो डिसअपियर कर जाएगी और हमारे स्पिंडल फाइबर बड़े हो जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आई। और जो स्पिंडल फाइबर होते हैं वो टूवर्ड्स मतलब अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, किसकी तरफ, पोल। तो मेरी दूसरी टॉपिक है वो कौन सा है, मेटाफेज। ठीक है, मेटाफेज हमारा सेकेंड फेज होता है, किसका किसका कह रही हो, काइनोसिस का मेरा कौन सा फेज होता है, सेकेंड फेज होता है मेटाफेज। ठीक है, मेटाफेज में देखिए क्या कर रहा है, इट इज ए सेकेंड फेज, मेटाफेज हमारा सेकेंड फेज होता है। कंडेंसेशन ऑफ द क्रोमोसोम एंड, देखिए फिर क्या बोल रहा है, दूसरी पॉइंट देखिए क्या कर रहा है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम्स कंप्लीटेड। ठीक है, इस फेज में जो हमारा कंडेंसेशन हो रहा है, हमारा क्रोमोसोम में जो क्रोमेटिन का कंडेंसेशन हो रहा है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है और हमारा क्रोमोसोम थिक एंड शॉर्ट हो जाता है। ठीक है, मतलब हमारा क्रोमोसोम थिक हो जाता है और शॉर्ट हो जाता है, मतलब क्रोमोसोम में जो भी कंडेंसेशन होता है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है और क्रोमोसोम मेरा थिक और शॉर्ट हो जाता है। जो मेरे को चाहिए सेल डिवीजन करवाने के लिए, जो क्रोमोसोम मेरे को चाहिए वो पूरी तरह से थिक और शॉर्ट हो जाता है। ठीक है, फिर फिर क्या है, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, और जो हमारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का जो डिसइंटीग्रेशन हो रहा था वो भी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म स्प्लिट इनटू साइटोप्लाज्म, जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है वो हमारा क्या होता है, हमारा मेटाफेज में क्या होता है, फैल जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। फिर क्या बोल रहा है, जो क्रोमोसोम्स आर एलिग देखिए, क्रोमोसोम आर एलिग्नेट एट इक्वायर्ड मेटाफेजिक प्लेट। ठीक है, फिर से सुनिए, क्रोमोसोम आर एलिग्नेट एट रिक्वायर्ड मेटाफेजिक प्लेट। ठीक है, तो ये पॉइंट कर रही है कि देखिए जो हमारा क्रोमोसोम होता है, ये वाला इस पे देखिए, ये हमारा क्या है, ये हमारा मेटाफेजिक फेज है। ठीक है, मेटाफेजिक प्लेट है, कौन सा है, मेटाफेजिक फेजिक प्लेट है। ठीक है, ये हमारा कौन सा है, ये मेटाफेजिक प्लेट है। ठीक है, बीचों बीच में यहाँ पे हमारा क्या आता है, क्रोमोसोम्स आके यहाँ पे क्या होता है, सेपरेट हो जाता है। ठीक है, हमारा क्रोमोसोम्स यहाँ से घूम कर आया हमारे मेटाफेजिक प्लेट में, इलिग्नेट हो गया। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं। ये हमारा जो हमारा सेंस होता है, सेंस में एक मेटाफेजिक प्लेट भी पाया जाता है, जहाँ पे हमारा क्रोमोसोम्स आकर वहाँ पे क्या होता है, इलिग्नेट हो जाता है, मतलब बैठ जाता है। ठीक है, फिर क्या होता है, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन कंप्लीट, जो हमारा स्पिंडल फाइबर होता है। ठीक है, हम बोले थे ना, जो स्पिंडल फाइबर हमारे क्या होते हैं, कहाँ से निकलते हैं, सेंट्रियोन से जो हमारे स्पिंडल फाइबर निकलते हैं, उसका क्या होता है, वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, स्पिंडल फाइबर का निकलना पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है, मतलब स्पिंडल फाइबर पूरी तरह से डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, स्पिंडल फाइबर गेट अटैच टू स्पिंडल फाइबर गेट अटैच टू काइनेटोकोर। ठीक है, और जो मेरा स्पिंडल फाइबर होता है वो अटैच हो जाता है हमारा काइनेटोकोर पे। अब देखिए ये काइनेटोकोर क्या है, ठीक है, देखिए जो काइनेटोकोर होता है ना, वो हमारे क्या होते है, एक डिश होती है। ठीक है, और डिश होती है जो कहाँ पे पाई जाती है, जो हमारा राइबोसोम पे पाया जाता है। ठीक है, एक काइनेटोकोर एक हमारी डिश होती है। ठीक है, क्या बोल रहा है, काइनेटोकोर डिश शेप स्ट्रक्चर साइट ऑफ द अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर, ये ऐसी साइट होती है जहां पे हमारा स्पिंडल फाइबर क्या करता है, आके अटैच होता है। ठीक है, काइनेटोकोर क्या होता है, काइनेटोकोर एक ऐसा शेप होता है जहां पे हमारा क्या होता है, जहां पे हमारा स्पिंडल फाइबर आकर क्या होता है, अटैच होता है। ठीक है, ओरिजिनेट फ्रॉम द सेंट्रियोल्स, ये हमारा जो स्पिंडल फाइबर कहाँ से ओरिजिनेट होता है, हमारा सेंट्रियोल से ओरिजिनेट होता है। नई बात समझ में आई, फिर से समझिए, देखिए क्या बोल रहा है, काइनेटोकोर क्या होता है, काइनेटोकोर एक डिश शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो हमारे राइबोसोम के आसपास क्या होता है, अटैच होता है। ठीक है, राइबोसोम के पास में अटैच होता है। ये जो हमारे काइनेटोकोर होते हैं वहां पे हमारा जो स्पिंडल फाइबर होता है वो हमारा जाके क्या होता है, जुड़ता है, अटैच करता है। ठीक है, हमारा क्या होता है, वहां पे जुड़ता है। जब हमारा ये और हमारा जो स्पिंडल फाइबर होता है वो कहाँ से मिलता है, वो तो आप जानते हैं, वो हमारे सेंट्रियोल से मिलता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई सबको।
इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? देखिए मेटाफेज में क्या कर रहा है, मेटाफेज हमारा सेकेंड फेज होता है जिसमें हमारा क्रोमेटिन का जो कंसंट्रेशन क्रोमेटिन का जो हमारा कंडेंसेशन होता है वो पूरी तरह से क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है, जो हमारी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो पूरी तरह से डिसअपियर हो जाती है। जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है, जो सेल में जो हमारी साइटोप्लाज्म होती है वो भी पूरी तरह से फैल जाती है। ठीक है, हमारे साइटोप्लाज्म में फैल जाती है। और जो हमारा क्रोमोसोम्स होता है वो हमारे मेटाफेजिक प्लेट पे आकर क्या होता है, मेटाफेजिक प्लेट पे आकर क्या होता है, एलिग हो जाता है, एलिग्नेट हो जाता है। ठीक है, मेटाफेजिक प्लेट पे आके क्या होता है, एलिग्नेट हो जाता है, मतलब बैठ जाता है। ठीक है, और जो हमारा स्पिंडल फाइबर होता है उसका फॉर्मेशन कंप्लीट होता है किसमें, हमारे मेटाफेज में। और हमारा स्पिंडल फाइबर अटैच हो जाता है, कहाँ पे अटैच होता है, जो हमारा काइनेटोकोर का एक जो डिस टाइप स्ट्रक्चर होता है, कहाँ पे प्रेजेंस होता है, हमारे राइबोसोम पे जो प्रेजेंस होता है वहां पे आकर क्या होता है, अटैच हो जाता है। इतनी बात समझ में आई? फिगर से देखते हैं। देखिए ये हमारा क्या, ये हमारा पोल है जहां से हमारा क्या होते थे, यहाँ पे हमारे घूम कर आते थे क्या, सेंट्रोसोम्स। सेंट्रोसोम्स हमारे यहाँ पे घूम कर आते थे ना। सेंट्रोसोम में क्या होता है, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है। हमारे मेटाफेज में स्पिंडल फाइबर पूरी तरह से बन जाता है। और जो हमारा राइबोसोम होता है वो आके इस प्लेट पे, ये इस प्लेट पे आके क्या होता है, चिपक जाता है, मतलब बैठ जाता है। अब देखिए स्पिंडल फाइबर क्या करेगा, इससे इससे क्या होगा, जो हमारा क्या है, कैरियोकाइनो कौन सा है, काइनेटोकोर है, ये हमारा कौन सा है, ये हमारा काइनेटोकोर पे क्या करता है, आके अटैच होता है। ठीक है, यहाँ से अपना क्या करेगा, आके धीरे से यहाँ पे अटैच हो जाता है। ठीक है, और देखिए जो हमारी मेटाफेज में होती है, मेटाफेज में देखिए क्या क्या पाया जाता है, पर टू सिस्टर क्रोमोसोम। टू सिस्टर क्रोमोसोम किसे कहते हैं, देखिए जो हमारा क्रोमोसोम होता है ना वो आपस में क्या होता है, अटैच रहता है। ठीक है, अटैच रहता है, इसी को क्या कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, टू सिस्टर क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम है। ठीक है, देखिए एक क्रोमोसोम सोम का जब क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो क्या बनता है, टू क्रोमोसोम बनता है। ठीक है, टू क्रोमोसोम बनता है। ठीक है, कितना क्रोमोसोम बनता है, टू क्रोमोसोम बनता है। तो इसी जो टू क्रोमोसोम बन रहा है इसी को क्या कर रहे हैं, सिस्टर कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में साथ में है। तो वही बोल रहा है कि टू सिस्टर, यहाँ पे दो सिस्टर क्रोमेटिन क्रोमेटिन का दो सिस्टर आके क्या होती है, अटैच होती है। ठीक है, ये हमारा जो ये क्या है, ये हमारा क्रोमेटिन है ना, ये हमारा क्रोमेटिन है, ये जो अंदर का जो धागा नुमा संरचना वो हमारा क्या है, क्रोमेटिन है। तो दो क्रोमेटिन हमारे किस में पाई जाती है, हमारे क्रोमोसोम में पाई जाती है। ठीक है, ठीक है, फिर इसके बाद क्या बोल रहा है, टू सेंट्रोसोम इसमें मिलेंगे आपको। टू सेंट्रोसोम मतलब सेंट्रोसोम की जो कॉपी होगी वो दो हो जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद क्या बोल रहा है, काइनेटो, इसमें दो आपको काइनेटोकोर मिलेंगे, यहाँ पे एक काइनेटोकोर, एक यहाँ पे काइनेटोकोर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। फिर इसके बाद हम अगले वाले फेज में क्या करेंगे, यही आपस में क्या करेंगे, सेपरेट करने का काम करेंगे। ठीक है, एक खींचेंगे। इतनी बात समझ में आई, क्योंकि हम बोले थे ना सेल डिवीजन कौन करवाता है, हमारा जो स्पिंडल फाइबर होता है वो करवाता है। कैसे करवाता है आगे पता चलेगा। इतनी बात समझ में आई। फिर से देखिए जो हमारा स्पिंडल फाइबर होता है वो हमारे कहाँ से, जो हमारे काइनेटोकोर होते हैं उसपे अटैच होता है। एक काइनेटोकोर हमारे राइबोसोम पे पाया जाता है। जो काइनेटोकोर होता है वो डिश शेप स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये हमारे काइनेटोकोर के साइड पे अटैच होता है हमारा स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर जो हमारा ओरिजिनेट होता है कहाँ से होता है, हमारा सेंट्रियोल से होता है। ये जो मेरा मेटाफेज होता है, एक पॉइंट हम भूल गए थे, जो हमारा मेटाफेज होता है, मेटाफेज में देखिए क्या बोल रहा है, बेस्ट फेज टू स्टडी ऑफ बेस्ट फेज। ठीक है, मेटाफेज ये बेस्ट फेज है, किसके लिए है, टू स्टडी ऑफ नंबर एंड साइज ऑफ द क्रोमोसोम। ठीक है, मेटाफेज में हम लोग क्रोमोसोम के साइज और नंबर का पता लगा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मेटाफेज के बाद जितने भी हमारे फेजेस आएंगे, वो हमारे जो प्रोफेज है उसमें भी हम लोग क्रोमोसोम का पता नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, इसके बाद मेटाफेज में देखेंगे, इसके बाद जो आने वाला फेज है उसमें देखेंगे कि हमारा जो क्रोमोसोम है वो बढ़ रहा है। अभी तो वो जुड़ रहा है, तो कंप्लीट पूरी तरह से कंप्लीट किसमें हुआ, हमारे मेटाफेज में हुआ है ना। तो पहले प्रोफेज में क्या था, प्रोफेज में ऐसे क्या था, क्रोमेटिन था, तो 90 धागेनुमा संरचना थी। ठीक है, तो इसका साइज और इसकी स्टडी करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए कितने नंबर का है, ठीक है, इसकी साइज क्या है,
आइडेंटिफाई करना बहुत ही मुश्किल रहता है। इसीलिए मेटाफेज को पूरी तरह से मेटाफेज में पूरी तरह से हम लोग क्रोमोसोम की संख्या और उसके साइज के बारे में पता कर पाते हैं। ठीक है, और कोई फेज ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ पे हम लोग मेटाफेज के बारे में स्टडी करेंगे, सॉरी क्रोमोसोम के बारे में स्टडी करेंगे। अगर पूरी तरह से क्रोमोसोम की स्टडी करना है तो कहाँ पे करेंगे, आप मेटाफेज में करेंगे, क्योंकि मेटाफेज में हमारा क्रोमोसोम पूरी तरह से डेवलप होता है। ठीक है, तीसरा हमारा कौन है, एनाफेज। ठीक है, एनाफेज, एनाफेज देखिए एनाफेज कौन सा फेज होता है, एनाफेज हमारा थर्ड फेज होता है। ठीक है, इसमें जो हमारा सेंट्रोमर होते हैं, देखिए पढ़ रहे, सेंट्रोमर डिवाइडेड एंड स्प्लिट। जो हमारा सेंट्रोमर होते हैं, सेंट्रोमर पता है कहाँ पे अटैच होते हैं, सेंट्रोमर ये है ना, ये हमारा क्रोमोसोम है। ठीक है, क्रोमोसोम को जो अटैच किया है ये हमारा क्या, ये हमारे क्या है, क्रोमेटिन है। ठीक है, क्रोमेटिन को अटैच करने वाले जो होते हैं ये हमारे क्या कहलाते हैं, हमारे सेंट्रोमर कहलाते हैं। बात समझ में आई, वही बोल रहा है कि सेंट्रोमर डिवाइडेड एंड स्प्लिट। जो हमारा ये सेंट्रोमर होता है ये हमारा डिवाइडेड होता है। ठीक है, ये हमारा भाई इसको बांध के कौन रखा है, बांध के कौन रखा है, डबल बना रहे हैं देखिए। ठीक है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्रोमेटिन है। ठीक है, इसको बांध के कौन रखा है, ये हमारा सेंट्रोमर रखा है ना। इसको अलग करना है तो क्या हो करना पड़ेगा, पहले इसको तोड़ना पड़ेगा, पहले इसको तोड़ना पड़ेगा तब जाके ना ये अलग होंगे, तब जाके हमारे जो क्रोमोसोम्स होगा वो अलग होगा ना। जो हमारा क्रोमेटिन है कैसे अलग होगा, जब एक टूटेगा तभी अलग होगा। तो ये सेंट्रोसोम्स क्या होता है, डिवाइडेड होता है। ठीक है, सेंट्रोसोम डिवाइडेड एंड स्प्लिट मतलब टूट जाता है। ठीक है, फिर क्या बोला, फिर इसके बाद जो हमारे सिस्टर क्रोमेटिड आर सेपरेटेड। जैसे ही हमारा ये टूटता है तो वैसे जो हमारा एक क्रोमेटिन होता है, जो हमारे सिस्टर, दोनों सिस्टर ये आपस में मिली है तो सिस्टर है, तो वही बोल रहा है सिस्टर क्रोमेटिन आर सेपरेटेड। ये टूटेगा तो ये हमारी जो सिस्टर क्रोमेटिन है एक यहाँ पर हो जाएंगी और एक यहाँ पर हो जाएंगी। ठीक है, बात समझ में आई, ऐसे ही दोनों क्या होगी, अलग हो जाएंगी। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, सेपरेटेड सिस्टर क्रोमेटिड मूव टू अपोजिट साइड। अब देखिए जो हमारा सिस्टर क्रोमेटिड होता है वो मूव करता है अपोजिट साइड, मतलब ऊपर की तरह जाता है, आप ऊपर की तरफ जाता है। यहाँ पे था एक, खींच कौन रहा है, खींच कौन रहा है, खींच हमारा रहा है स्पिंडल फाइबर खींच रहा है ना। कौन खींच रहा है, स्पिंडल फाइबर। अब भाई यहाँ पे स्पिंडल फाइबर अपनी तरफ, इधर अपनी तरफ खींच रहा है ना, तो ऊपर की तरफ नीचे से मतलब अपोजिट साइड जाता है, किससे, स्पिंडल फाइबर से। स्पिंडल फाइबर का जो ए वाला है ये हमारा क्या होता है, धीरे धीरे घटता जाता है और ये ऊपर चलता जाता है और ये इधर आ जाता है। ठीक है, वही बोल रहा है कि जो हमारा सेपरेट सिस्टर का जो हमारा जो सेपरेशन होता है सिस्टर क्रोमेटिड का, वो मूव करते हैं अपोजिट साइड, एक उधर जाती है और एक इधर आती है। ठीक है, बात समझ में। फिर इसके बाद क्या बोल रहा है कि जो हमारा सेंट्रोमर होता है मूव टू टूवर्ड्स पोल एंड आर्म आप क्रोमेटेड क्रोमेटेड स्टैंड बिहाइंड। मतलब ये कह रहा है, इसका मतलब ये है कि देखिए जो हमारा सेंट्रोमर है, ठीक है, पहले इस वाली लाइन को भी समझिए, लेंथ ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है, लेंथ ऑफ स्पिंडल फाइबर्स सॉर्टेड। ठीक है, बात समझ में आई। जो हमारा स्पिंडल फाइबर जो हमारा ये होता है, देखिए ये बड़े का है ना, ये हमारा क्या है, ये हमारा स्पिंडल फाइबर है। ठीक है, ये हमारा स्पिंडल फाइबर है, किससे अटैच है, ये हमारे जो राइबोसोम्स होते हैं, सॉरी जो हमारा क्रोमोसोम्स होता है उससे अटैच है। तो ये जब अपनी तरफ खींचेगा तो जाहिर सी बात है, जब ये खींचेगा तो ये हमारा स्पिंडल फाइबर क्या होगा, छोटा होता जाएगा ना, तभी तो ये अलग होंगी। स्पिंडल फाइबर छोटा होता जाएगा और हमारा स्पिंडल फाइबर खत्म भी हो जाता है। ठीक है, इसमें नहीं खत्म होता, उसमें खत्म होता है। चलो एनाफेज में नहीं खत्म होता, स्पिंडल फाइबर इधर से खींच लिया और ये वाला स्पिंडल फाइबर इसको इधर से खींच लिया। ठीक है, फिर और ये क्या करे, ये वाली पॉइंट को समझिए, सेंट्रोमर मूव टू टूवर्ड्स। ठीक है, जो हमारा ये सेंट्रोमर होता है वो मूव करता है टूवर्ड्स पोल एंड आर्म क्रोमेटिन स्टैंड बिहाइंड। मतलब क्रोमेटिन के अपोजिट साइड मूव करता है दोनों सेंट्रोमर, जो ये सेंट्रोमर है अपवर्ड मूव करता है टूवर्ड्स, मतलब ये इधर मूव करता है, ये इधर मूव। अगर पीछे पीछे आगे खींच कौन रहा है, आगे आगे कौन जा रहा है, हमारा स्पिंडल फाइबर जा रहा है, पीछे पीछे ए आ रहा है। इसमें भी आगे आगे हमारा स्पिंडल फाइबर ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे ही खींच रहा है ना भाई, ये कम होगा, ऐसे ऐसे धीरे धीरे कम होगा। तो ये जो यहाँ पर है एक बार यहाँ पर आ जाइए,
तो ये हमारा क्या स्पिंडल फाइबर अपनी तरफ खींच रहा है, वही कर रहा है, टूवर्ड्स मूव कर रहा है। ठीक है, बात समझ में आई। टेलोफेज में क्या, एनाफेज में क्या क्या होता है? एनाफेज हमारा थर्ड पार्ट होता है, इसमें जो हमारे सेंट्रोमर होते हैं, ठीक है, सेंट्रोमर का डिवीजन होता है। सेंट्रोमर का डिवीजन होने के बाद जो हमारा सिस्टर क्रोमेटिन होती है, ये हमारा जो सिस्टर क्रोमेटिन होती है, ये आपस में क्या होती है, सेपरेट हो जाती है, मतलब अलग अलग हो जाती है। यहाँ पे देखिए अलग अलग हो गई। फिर इसके बाद क्या बोल रहा है कि जो हमारी सेपरेटिंग सिस्टर क्रोमेटिन होती है वो मूव करती है अपवर्ड डायरेक्शन, मतलब एक सिस्टर क्रोमेटिन इधर मूव करेगी, एक सिस्टर क्रोमेटिन इधर मूव करेगी, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन। और जो हमारा सेंट्रोमर होता है वो मूव करता है हमारा क्रोमेटिन की तरफ, ठीक है। जो सेंट्रोमर होता है वो इधर मूव करेगा, मतलब किसकी तरफ, हमारा जो स्पिंडल फाइबर होता है उस तरफ मूव करता है। और ऐसे में हमारा जो स्पिंडल फाइबर होता है वो हमारे क्या होते हैं, छोटे होते जाते हैं। ठीक है, बात समझ में। आगे चलते हैं, आगे क्या है, टेलोफेज। देखिए टेलोफेज जो होता है ये हमारे लास्टेस्ट फेज होते हैं, ठीक है। टेलोफेज कौन सा फेज है? टेलोफेज हमारा लास्ट फेज होते हैं, ठीक है। इसमें सेपरेट होता है क्रोमेटिन ईच एट, अरे यार ये क्या लिखा है, क्या लिख दिया है, पोल्स की तरफ जाता है, यहाँ पे मतलब किनारे किनारे पे पोल्स की तरफ जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, गोल्जी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड अनऑर्गेनाइज्ड आप सेल रीअपियर, ठीक है। हमारे सेल्स में न्यूक्लियर गोल्जी बॉडी, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम्स, जितने भी कंपाउंड हमारे सेल में पाए जाएंगे वो हमारे रीअपियर हो जाएंगे, ठीक है, मतलब वापस से आ जाएंगे। फिर स्पिंडल फाइबर डिसअपियर, और जो हमारा स्पिंडल फाइबर होगा, ये जो हमारा स्पिंडल फाइबर होता है ये हमारा क्या होता है, ये हमारा डिसअपियर हो जाता है। कि बचता क्या है, स्पिंडल फाइबर बचता है। बचता क्या है, हमारा सेंट्रोसोम बचता है, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा सेंट्रोसोम है। ये बात समझ में आई। एक और यहाँ पे भी हमारा क्या रहेगा, सेंट्रोसोम रहेगा, ठीक है। वही बोल रहा है स्पिंडल फाइबर जो हमारा सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर जो निकलता है वो क्या करता है, वो डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। फिर क्रोमोसोम्स डिकंडेंस एंड लूज थिन इंडिविजुअली। फिर जो हमारा क्रोमोसोम्स रहता है, जो कंडेंस हुआ क्रोमोसोम रहता है वो पूरी तरह से लूज हो जाता है, मतलब फिर से अपने पुराने क्रोमेटिन की तरह आ जाता है। कैसे? ऐसे ही इस वाले आकार में आ जाएगा, मतलब लॉन्ग लास्टिक हो जाएगा, ठीक है। लॉन्ग और थिक धागेनुमा संरचना फैल जाएगी, हमारा जो क्रोमोसोम होगा वो पूरी तरह से फिर अपने पहले वाले आकार में आ जाता है, ठीक है। बात समझ में। फिर से देखिए टेलोफेज क्या बोल रहा है। टेलोफेज बोल रहा है ये लास्टेस्ट फेज होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारे क्रोमेटिड होती है वो हमारी पोल्स की तरह क्या होती है, सेपरेट होती है, ठीक है, पोल्स की तरह सेपरेट होती है। फिर इसमें हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, गोल्गी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड आर ऑर्गेनेज आर कंपाउंड्स, मतलब सेल के जितने भी न्यूक्लियर, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस, जितने भी ऑर्गेनेल्स हमारे सेल में रहते हैं वो दोबारा से आ जाते हैं, ठीक है। अपनी डबल डबल कॉपी बना के क्या करते हैं, आ जाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करते हैं, जो हमारा स्पिंडल फाइबर होता है वो खत्म होता है। फिर जो हमारा क्रोमोसोम्स होता है डीकंडेंस हो जाता है, वहां पे हमारा कंडेंस हुआ रहता है। हमारा जो प्रोफेज में होता है उसमें कंडेंस होता है, लेकिन हमारे जो टेलोफेज में आता है क्रोमोसोम्स फिर डीकंडेंस हो जाता है, मतलब अपने पहले नुमा आकार में आ जाता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए ये हमारा जब स्टार्ट हो रहा है, जब हमारा टेलोफेज स्टार्ट हो रहा है, ईयरली फेज है, जब हमारा टेलोफेज स्टार्ट होता है तब यहाँ से देखिए हमारा सब कुछ बन गया, ठीक है। इसमें हमारा सब कुछ है, इसमें आपका न्यूक्लियस है, गोल्जी बॉडी है, देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, हमारा राइबोसोम है, ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, सारे कंपाउंड आपको यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे पाए जाएंगे, ठीक है। और सारे सेल के सारे ऑर्गेनेल्स हमारे यहाँ पे पाए जाएंगे, ठीक है, बस समझ में। फिर इसके बाद जब लास्टेड होता है, लास्टेड में क्या करता है, ये हमारा जो इसके अंदर क्या होता है, एक ओ बन जाता है, ये हमारी जो सेल होती है अंदर से सिकुड़ने लगती है, देखिए ऐसे होने लगता है। इससे क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा जब हम पढ़ेंगे कौन, साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस में देखेंगे ये हमारी मुड़ते मुड़ते एकदम ऐसे आस में चली जाएगी, ये ऐसे चली जाएगी, मतलब ये ऐसे चली जाएगी,
तो एक सेल यहाँ से डिवाइड हो जाएगी, एक सेल यहाँ से, तो हमारी दोनों सेल आपस में क्या होगी, देखिए यहाँ पे डिवाइडेड होते हुए दिखती है। ठीक है, बात समझ में आई? मतलब ये स्टार्टिंग में तो ऐसा रहता है, लेकिन जैसे जैसे इसका लास्ट टाइम आता है फेजेस का, वो इस आकार में हो जाता है, जो हमारी सेल होती है, मतलब पूरी तरह से डिवाइडेड होने वाली रहती है। सिर्फ किसका डिवीजन करना है, साइटोप्लाज्म का करना है। ये सेल आपस में बढ़ती जाए, ये मेम्ब्रेन आपस में सिकुड़ती हुई जाएगी, तो ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। ठीक है, अब आगे का देखते हैं। आगे कौन सा है, आगे हमारा कौन सा है, साइटोकाइनेटिक्स। ठीक है, आगे कौन सी टॉपिक है हमारी, साइटोकाइनेसिस। देखिए साइटोकाइनेसिस में हमने बताया था कि किसका डिवीजन होता है, जो हमारे साइटोप्लाज्म होते हैं उसका डिवीजन होता है। और जो हमारे जो आगे कौन सा था, हमारा कैरियोकाइनेटिक था ना, कैरियोकाइनेसिस था। तो कैरियोकाइनेसिस में हमारा न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया था, यहाँ पे न्यूक्लियस हमारे अलग अलग हो गए थे। अब हमारा कौन सा आएगा, और हमारा अब आएगा साइटोकाइनेसिस। देखिए जो साइटोकाइनेसिस में होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा का डिवीजन होता है। ठीक है, जो हमारी साइटोप्लाज्म होती है उसका डिवीजन होता है। देखिए क्या कर रहा है, स्टार्ट विथ थोरो। ठीक है, स्टार्ट विथ थोरो फॉर्मेशन इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, एक इसको क्या, ये हमारा क्या है, ये हमारा थोरो है। ठीक है, थोरो थोरो फॉर्मेशन होता है हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ठीक है, वहां पे थोड़ा सा दिखता है, जो हमारे टेलोफेज में, जो हमारा उसमें उस वाले में था कैरियोकाइनेसिस में, वहां पे थोड़ी सी हिंट सिर्फ दिखती है, लेकिन इसमें हमारा फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, थोरो डिपेंड। ठीक है, हमारा जो फोरो होता है वो डिपेंड जाता है, मतलब कि सेंट्री पैलेट की तरफ जाता है, सेंट्री पैलेट की तरफ आपस में क्या होते हैं, डिपेंड जाते हैं इस तरफ एकदम, मतलब अंदर की तरफ एकदम सब लोग मूव करने लगते हैं। ठीक है, एक ही साइड में दोनों लोग, दोनों क्या करते हैं, जो दोनों फोरो है वो एक ही साइड में मूव करने लगते हैं, फोरो जॉइंट। ठीक है, फोरो जब आपस में जॉइंट हो जाते हैं, ये यहाँ से मूव करेंगे, यहाँ से मूव करेंगे, तो आपस में ये क्या करेंगे, ये दोनों जॉइंट तो होंगे ना। जब ये दोनों आपस में जॉइंट हो जाते हैं तो क्या होता है, डिवीजन सेल साइटोप्लाज्म इन पार्ट। जो डिवाइड सेल साइटोप्लाज्म इन पार्ट, मतलब साइटोप्लाज्म में जो हमारा सेल रहता है वो हमारा डिवाइड हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इसमें क्या हुआ, इसमें फोरो का फॉर्मेशन हुआ, फोरो हमारा डीपली क्या हुआ, अंदर गया, दोनों एक ही डायरेक्शन में अंदर गए। अंदर जाने के बाद जब वो दोनों आपस में अटैच हुए, आपस में जुड़े, तो हमारा सेल क्या हुई, डिवीजन कर ली। जब हमारा सेल डिवीजन कर ली तो एक सेल से हमारी कितनी सेल बन गई, हमारी यहाँ पे 2 सेल हो गई। ठीक है, बात समझ में आया? साइटोप्लाज्म में सिर्फ साइटोप्लाज्म का ही डिवीजन होता है। इसमें क्या होता है, इसमें हमारा फोरो का फॉर्मेशन होता है, जो कहाँ पे होता है, हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होती है। फिर फोरो हमारा डीपली क्या होता है, डीपली इंटर करता है, दोनों एक ही डायरेक्शन में क्या करते हैं, इंटर करते हैं। फिर इसके बाद फोरो ज्वाइंट हो जाता है, जब फोरो आपस में ज्वाइंट हो जाता है तो हमारा साइटोप्लाज्म सेल पार्ट को लेकर डिवाइड हो जाती है। ठीक है, अब फिगर से देख सकते हैं कैसे डिविजन हुआ है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आगे पढ़ेंगे माइटोसिस। तो ये हमारा क्या है,